स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी वाला सेशन लेने वाला है लगभग 5 से 6 सेशन। और आप लोगों की एक समस्या जो कंटिन्यूसली मेरे पास आ रही है वो ये है कि सर जल्दी पेपर होगा तो हम कैसे करेंगे। देखिए, इसमें कोई इंस्टीट्यूशन या कोई टीचर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता इस लेवल पे कि आप 4 महीने का काम 2 महीने में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका काम है, आप इसे एक्स्ट्रा टाइम दे करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जो अप्रोच मैं बताऊंगा आपको वो शायद आपको भी पता है कि आपने सीटेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो आपने जनरल साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। यहाँ पे आप सबसे पहले स्पेसिफिक जो स्पेशल एजुकेशन वाला जो सेक्शन है उसको पहले कंप्लीट करें, ताकि आप एक ओवरऑल प्रिपरेशन के साथ जा पाएं। दूसरी बात, कोर्स को मैक्सिमम लेवल पे जो पढ़ रहे हैं उसको पूरा ध्यान दें, और ये ना करें कि जल्दीबाजी के चक्कर में क्वालिटी को आप डिक्रीज कर लें। तीसरा, जितना आप कर लेते हैं उसके बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करें एंड आपका काम हो पाएगा, राइट। तो मैक्सिमम ये किया जा सकता है। इसके अलावा अब आप मेरे से अगर पूछते हैं कि सर मेरा नवंबर में एग्जाम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो जिसने देर से ज्वाइन किया है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कुछ समय के बाद में आपको एक लिस्ट आपकी ऐप पे अवेल करवा दूंगा कि भाई ये वाले टॉपिक आपको पहले करने चाहिए, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, तो जहां तक हमने पिछली क्लास में किया था उससे जस्ट आगे कि लर्निंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड, लर्निंग डिसऑर्डर नहीं होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन DSM 5। अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी एक जनरल टर्म हुई, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो एक स्पेसिफिक टर्म हो गई जो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंडर में ही काम कर रही है। दिस ग्रुप कवर्स रीडिंग, मैथ्स, नॉन वर्बल, रिटन एक्सप्रेशन डेफिशिएंसीज एज स्पेसिफायर दैट इंक्लूड्स राइटिंग। तो बेसिकली आप रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, कैलकुलेशन या बेसिक डेवलपमेंटल कुछ डिजीज, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं। एक कैटेगराइजेशन किया हुआ है, जिस कैटेगराइजेशन को ICD-11 में या फिर DSM 5 में फॉलो किया जाता है, तो उसको कवर करेंगे। Perceptual impairments, brain damage, minor brain dysfunction cause learning challenges, but not hearing loss, visual loss, intellectual disability, emotional disturbance, environmental, cultural और economic variable। 2 हिस्सों में बटा हुआ है सेक्शन, तरीके से समझ लीजिए। लर्निंग डिसेबिलिटी को समझने में आपको आसानी होगी। ये जो सेक्शन दिया हुआ है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वो सेक्शन है जो कि आपको लर्निंग में प्रॉब्लम कर सकता है। बट हियरिंग लॉस एक प्रॉब्लम है जो कि किसकी प्रॉब्लम है, HI की। इसके कारण जनरेट होती है लर्निंग में प्रॉब्लम, लेकिन ये अपने आप में लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। विजुअल लॉस सेम, विजुअल लॉस एक इंपेयरमेंट है आपका, दैट इज VI, बट दिस इज नॉट लर्निंग डिसेबिलिटी। इससे लर्निंग डिसेबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं, कोमॉर्बिडिटी कह सकते हैं उसको, या इसका एक डेवलपमेंटल इफेक्ट कह सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक सेपरेट हेडिंग है, ID। तो जो फैक्टर्स ID में इंक्लूड होंगे वो LD में इंक्लूड नहीं होते या SLD में इंक्लूड नहीं होते। इमोशनल डिस्टर्बेंस, एनवायरमेंटल, कल्चरल और इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी इस फैक्टर के रूप में शामिल नहीं होते। परसेप्चुअल इंपेयरमेंट, यस, कुछ ब्रेन डैमेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, माइनर ब्रेन डिस्फंक्शन, ये लर्निंग के लिए चैलेंज उत्पन्न करते हैं, और इनसे डायरेक्टली आपकी रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ये अगर प्रभावित होती हैं तो ये इस कैटेगरी में रखी जा सकती हैं, राइट। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर नॉट द रिजल्ट ऑफ ए लैक ऑफ इंटेलिजेंस और एफर्ट। 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहला है, जरूरी नहीं है या फिर ऐसा होता ही नहीं है कि आपके इंटेलिजेंस में कमी है इसके कारण आपको लर्निंग डिसेबिलिटी है। नंबर 2, चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम्स आर नीदर स्टूपिड नॉर लेजी। ना ही तो वो बेवकूफ हैं और ना ही वो आलसी हैं, जैसा कि कभी कभी घरेलू वातावरण में हम कैटेगराइज कर देते हैं ऐसे बच्चों को। मोस्ट किड्स आर इंटेलिजेंट एज अदर्स, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से कॉर्पोरेट करता है। जैसे बाकी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वैसे ही ये भी इंटेलिजेंट होते हैं। देयर ब्रेन आर सिंपली वियर्ड और हार्डवायर्ड डिफरेंटली, देयर फंक्शंस डिफरेंटली। हार्डवायर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म हो जाती है यहाँ पे, जिसको समझ लेना जरूरी है। इसका जो कंपोजिशन है वो बायोलॉजिकल है। सबसे पहली बात, आप अपने एवोल्यूशन में जब आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, एवोल्यूशन थियरीज यूज, जितने भी एवोल्यूशनरी थियरिस्ट हैं वो यूज करते हैं हार्डवायर्ड टर्म को। और वो क्यों यूज करते हैं, जैसे चार्ल्स डार्विन यूज करते थे हार्डवायर्ड टर्म को, कि आपके दिमाग में जब आपका निर्माण हुआ वुंब में, तब आपके दिमाग में जब विकास हुआ, उसकी जब वायरिंग बनी, तो उसी वायरिंग में कुछ समस्या आ गई, इसी को हार्डवायर्ड कहते हैं, राइट। सो बेसिकली जो नेचुरलिस्टिक प्रिंसिपल है उसको अगर आप न्यूरोलॉजिकल से कनेक्ट करके देखें तो एक टर्म बनती है हार्डवायर्ड, राइट। सो हार्डवायर्ड का मतलब हुआ कि आपकी जो वायरिंग है, यानी कि आपके जो न्यूरॉन्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहां पे किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। इट मे बी challenging to accept the notion that your child has a learning issue or disability. No parent or educators want their children to suffer. हमारे यहाँ पे सोशली हम इसको हैंडीकैप बना देते हैं, और वो बच्चा जो है वो हैंडीकैप क्यों फील करता है, बिकॉज ऑफ सोशल रीजंस। हम अपने परिवार में, अपने घर में चाहते नहीं किसी, अपने घर में चाहते नहीं किसी को ये एक्सेप्ट करना। तो हमारा जो डिनायल होता है वो कॉज करता है इस हैंडीकैप को। अगर हम उस बच्चे की समस्या को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक सोशल हैंडीकैप क्रिएट कर देता है, जो कि सिंपल सी कोई लर्निंग प्रॉब्लम हो सकती है। यू मे हैव बीन चैलेंज्ड मेनी टाइम्स एज अ टीचर। एक स्पेशल एजुकेटर जब इस चैलेंज को झेलता है तो उसके केस में सबसे पहली चीज ये आती है डिनायल। लेकिन अगर उसको उस बच्चे की हेल्प करनी है तो वो इससे भी बुरा करता है, और वो क्या होता है, वो है उसे एक कैटेगरी में डाल देना, बिना डायग्नोसिस के उसे एक कैटेगरी में डाल देना। ये जो कैटेगरी है ये उसके लिए बड़ी नुकसानदायक होती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कम से कम मुख्य रूप से 10 प्रकार के तो डिसलेक्सिया होते हैं, ठीक है। आपने अगर एक जेनरिक टर्म ऑफ डिसलेक्सिया में अगर किसी को अगर डाल दिया तो उससे आप उसकी हेल्प करने की बजाय शायद उसको और ज्यादा प्रॉब्लम में ले जाएंगे। इसलिए ये जो टीचर है जिसको झेलना पड़ रहा है, जो आप हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सिम्टम्स पे काम करना, राइट।
सबसे पहला काम है आपको सिम्टम्स पे काम करना है। हर पेरेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू होकर के गुजर सके। ठीक है, तंत्र यानी कि गवर्नमेंट तंत्र के पास में भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो आपको हर एक संभावना के लिए टेस्टिंग दे सके। तो आपको सिम्टम्स के आधार पे काम करना पड़ेगा और यही लागू होता है पेरेंट्स पे भी। पेरेंट्स की कम जिम्मेदारी है, आपकी ज्यादा है, क्योंकि एग्जैक्टली टाइम, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, टाइम इज प्राइमरी रिसोर्स। एक टीचर जो है वो 6 घंटे के लिए या 7 घंटे के लिए स्कूल के अंदर जा रहा है, आपने उसको जो अभी जो पॉइंट आया कि भाई उसको रजिस्टर बनाने के लिए भी दे दिया, उसको डॉक्यूमेंटेशन भी दे दिया, उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां भी हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई एक टीचर के पास में 8 बच्चे होने चाहिए, लेकिन आपको शायद ये मालूम भी नहीं होगा कि 8 बच्चे जो हैं वो एलडी का केस है, लर्निंग डिसेबिलिटी का केस है। लेकिन अगर आप वीआई का केस देखें तो 2 बच्चे, एचआई का केस देखें तो 2 बच्चे, आईडी का केस देखें तो 4 या 5 बच्चों का रेशियो है अगर आप सेपरेटली चलें। बट इस 8 को कॉन्स्ट्रेन करने के लिए आप सबको उसमें डाल देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, उस रेशियो को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। ये नंबर है भाई, देख लो 4008। 4008 स्कूल ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जिन स्कूल्स के अंदर अभी तक एक भी स्पेशल एजुकेशन टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं है फुल टाइम के। उन्हें कितने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 2। प्रॉब्लम क्या है? बस उसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई वन टीचर स्कूल है, होल स्कूल इज रन बाय वन टीचर। ऐसा दिल्ली के अंदर स्कूल ही नहीं है जो कि एक टीचर से पूरा स्कूल चल रहा हो। ये यूपी या एमपी या राजस्थान की रियलिटी है, लेकिन ये दिल्ली की रियलिटी नहीं है। 2 टीचर होने चाहिए, है कितने? एक भी नहीं। ये प्रॉब्लम है जो, क्योंकि जो आइटिनरेंट टीचर है और जो फुल टाइम टीचर है उन दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और जिम्मेदारियां हैं, इसलिए यहाँ पे आइटिनरेंट टीचर की गिनती नहीं होती है। अब अगर 2 टीचर अगर इन 4008 स्कूल में जाते हैं तो 8000 नई पोस्ट बनती हैं। हाँ, तो ये जो 8000 टीचर की जो पोस्ट बनती है, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस प्रोसेस के लिए, इन 8000 टीचर्स का अगर अपॉइंटमेंट नहीं होता है तो हमारे पास में, गवर्नमेंट के पास वो रिसोर्स नहीं है। क्योंकि जो टीचर ऑलरेडी लगा हुआ है उसके पास टाइम का, उसके पास बोझ बहुत ज्यादा है काम का। आपको कहा जाता है कि भाई आप 2 स्कूल्स दे सकते हैं एक टीचर को और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 स्कूल्स दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि जब वो 4 स्कूल्स देके देंगे तो उन 4 स्कूल का काम भी तो उसी एक सिंगल टीचर को करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में उसके ऊपर प्रेशर कितना आ गया? 1:2 रेशियो क्या बन गया? तो ये जो रेशियो है, जो भी रेशियो हो गया, वो किस पे होगा? 1:8 से ऊपर होगा। ये रेशियो पढ़ाने के लिए है, ये रेशियो किसके लिए है? हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। ये हेल्प प्रोवाइड करने के लिए है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? डॉक्यूमेंटेशन और दूसरी चीजें हो रही हैं। जिस पेरेंट को, जिस बच्चे को आप चाहोगे कि पहले डायग्नोस कर लो, वो नहीं कर पाओगे, इसलिए आपके पास वो चैलेंज बना रहेगा। तो व्हाट इज द सजेशन? सजेशन इज सिम्टम्स को पहचाने, रादर कैटेगराइजेशन करने के। You may have difficulty working with your child and this can feel like a difficult battle and this occurs when you lack the necessary information or knowledge. अब अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज ही नहीं है, फिर आप लागू कैसे करोगे उसको? ये भी एक प्रॉब्लम है। और इन्फॉर्मेशन कितने प्रकार की उपलब्ध है? आज तक हम 2010 में हमारे यहाँ पे इंक्लूजन को हमने रेटिफाई किया कि हम अपने यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन लाएंगे। 2020 में हम सीबीएसई का इंक्लूसिव एजुकेशन पे एक मैनुअल दे पाए पब्लिक डोमेन में कि वो लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन समझा सके, टीचर्स को इंक्लूसिव एजुकेशन समझा सके। कितना समय लगा? 10 साल। आज की डेट में आरसीआई एक टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए एक मैनुअल नहीं निकाल पाई है जिससे कि बेसिक चीजें समझ में आ जाए जो जरूरी है। खैर, काम है उनका, होना चाहिए, बट टिपिकली चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज हैव यूनिक वेज ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग स्पेशल एजुकेटर के साथ में टीचर्स भी, जो इस क्लास के टीचर्स हैं। राइट, ये तो है। So which have made learning challenging for them. It can take a considerable amount of time to acquire new knowledge and skills, and figuring out how to apply them can be challenging. भाई the thing is that कि अगर साधारण रूप में अगर ये देखा जाए कि हमारे यहाँ पे एक कक्षा के अंदर 40 बच्चे हैं और हम उन 40 बच्चों को प्री प्राइमरी में 3 साल 4 साल की एज में उनको सिम्टम नजर आ रहे हैं। किसको आएंगे सिम्टम नजर? सबसे पहले पेरेंट्स को, वो स्कूल से बाहर हैं और उनको उस वक्त तक तो बच्चे का जो एटीट्यूड है वो बचपना लगता है। टीचर्स को नजर आएंगे। सो इन दैट केस वो प्रॉब्लम आती है जिसकी दीप्ति बात कर रही है कि भाई सारे बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है। ऑब्वियसली कहीं नजर आ रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब सारे बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है, ये काम तो दे दिया गया, लेकिन एक बच्चे की स्क्रीनिंग में कितना टाइम लगता है? और दूसरी बात कि एक ऑटो चालक, एक सब्जी वाला, एक खोमचा लगाने वाला जो कभी खुद स्कूल नहीं गया, क्योंकि भारत में सर्व शिक्षा अभियान को अपनाया गया 2001 में, 2002 में लागू हुआ, 2002 में हमारे यहाँ 86 अमेंडमेंट आया, पर वो 2010 में हमने उसकी यूनिवर्सलाइजेशन को लागू किया। तो जो पेरेंट है उसकी तो एजुकेशन 1990 से पहले की है और उस वक्त वो एजुकेटेड है या नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है। फिर वो जो क्वेश्चनियर है वो बनाया गया है कुछ इस तरीके से जिनको सामान्य रूप से भी वो समझ में आ जाए, परंतु सामान्य रूप आप किसको मानते हो? यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम आती है ना। इसलिए वो जो टीचर्स हैं आज की डेट में, तो टीचर भी मतलब स्पेशल एजुकेटर के अलावा अगर कोई उसको ऑब्जर्व करना चाहता है तो नहीं कर सकता। ठीक है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है वो बहुत आसान टेस्ट है कहने के लिए, लेकिन एक जनरल टीचर नहीं उसे लागू कर सकता, उसे एक स्पेशल एजुकेटर ही लागू करेगा, क्योंकि उसे क्या कैसे ऑब्जर्व करना है,
कौन सा लेवल ओके है और कौन सा लेवल ओके नहीं है इस ऑब्जर्वेशन का, ये सारी चीजें किसके हाथ में है, ये समझ समझ होनी चाहिए, इसके लिए तैयार होना चाहिए। और अब तो 15 बच्चों को एक टीचर कर दिया है। जी जी, यूपीपीजीटी के लिए भी है क्या क्लास? भाई डिसलेक्सिया वाला जो सेक्शन है वो आता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो अगर तरीके से कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इसलिए ये वाला जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होगा, लेकिन हाँ लर्निंग डिसेबिलिटी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। सो रीडिंग, writing, mathematics, thinking, listening, speaking are the most frequent types of academic difficulty. We can assist students and others in school if we have greater understanding of LD, in particular your children's learning issues. तो चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो टीचर हो, उन सभी के लिए अगर हम नॉलेज अवेयरनेस को अगर बढ़ा देते हैं तो शायद हम इस समस्या का हल कर पाएंगे। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो सबसे पहला सोल्यूशन है दैट इज अवेयरनेस। Many mental health professionals, including Learning Disabilities Association of America, consider the following disorders to be specific learning disability. ध्यान से समझिए, अगर हम आइडिया की बात करें और अगर हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की बात करें, तो वो जिस पे बात करते हैं उसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी एपीडी, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड विजुअल परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज, ये लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट शामिल की है किसने? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने। ये लिस्ट शामिल की है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने, यानी इंडिया में अभी ऐसा आप इसे नहीं देख सकते, ठीक है ना, कि आप इसे कहेंगे कि ये है। उन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने लर्निंग डिसेबिलिटी को एक ऐसा एक सेक्शन बना दिया, ऐसी एक रूब्रिक क्रिएट कर दी जिसके अंदर कि उन्होंने कुछ हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीजें रहेंगी। हाँ अम्ब्रेला टर्म आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। सो परंतु अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एसएलडी क्या है? इज न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन दैट अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स और एडोलसेंट्स कैपेसिटी टू इफेक्टिवली टेक इन एंड मेक सेंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन एंड इट्स कॉजेज मे बी ट्रेस्ड बैक टू द इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि आप अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर तरीके की या फिर बहुत सारी पर्टिकुलरिटीज को मिला करके भी आप अगर लर्निंग में कोई समस्या हो रही है पर उस लर्निंग की समस्या को आप एक स्पेसिफायर में नहीं डाल सकते, यानी कि एक स्पेसिफिक हेडिंग में नहीं डाल सकते, एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, तो भी वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। न्यूरॉन, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो जिस तरीके से काम करते हैं आपकी डेवलपमेंटल की स्टेजेस में ये परिलक्षित होती हैं, नजर आती हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। और इसमें एक तो वो हो गई जो कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कैटेगरी के रूप में, जिसे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कैटेगरी के रूप में, वो हो गई एसएलडी। कुछ ऐसी हो सकती है जिन्हें आप एक स्पेसिफिक हेडिंग में नहीं डाल सकते, वो सब हो गई एलडी, ठीक है। तो एलडी के अंदर का एक स्पेसिफायर हो गया एसएलडी, जो हमने पिछले सेशन में बात की थी आप लोगों से। अ डिस्टर्बेंस इन वन और मोर ऑफ द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन कॉम्प्रिहेंडिंग और यूजिंग लैंग्वेज, भाषा का उपयोग या भाषा की समझ, स्पोकन और रिटन, व्हिच मे शो अप एज फॉल्टी लिसनिंग। हो सकता है आपने गलत सुना, ऐसा लगता है, फॉल्टी स्पीकिंग, गलत बोला, फॉल्टी थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल एबिलिटीज। तो बेसिकली यहाँ पे बनती है कुछ कैटेगरी। DSM-5 की कैटेगरीज थोड़ी सी, उसका कैटेगराइजेशन थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। ICD-11 का कॉम्प्रिहेंशन जो है, जो उनका जो कैटेगराइजेशन है वो थोड़ा सा मैं कहूंगा हेडिंग बेस्ड है, उसके अंदर इतना क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया। उसका कारण है, मैं समझा देता हूं आपको। DSM-5 एक कंट्री में लागू हो रहा है, ICD-11 वर्ल्ड के लिए बनाया गया है। तो इन्होंने अपने कंट्री के अंदर जैसा एग्जामिनेशन सिस्टम चलता है, जैसा एजुकेशन सिस्टम चलता है, उसको समझाने के लिए इसका निर्माण किया है। पर दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की समझ, अलग अलग प्रकार के अर्थ निकाले जा सकते हैं उससे, इसलिए इन्होंने इसको बहुत हद तक रूब्रिक्स में बनाया है, यानी कि हेडिंग और पॉइंटर्स में समझाने की कोशिश की है, राइट। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं कि डीएसएम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, समझाया है। आईसीडी में हेडिंग के रूप में बस पॉइंटर्स में बता दिया गया है। ICD-11 आपको कहां पे मिलेगा? तो WHO पे मिलेगा, पहली बात। लेकिन अगर कोई कंट्री, फॉर एग्जांपल इस वर्ल्ड में से एक कंट्री को उठाते हैं, इंडिया, हमारे यहाँ पे हम ICD-11 को यूज कर रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उसे एक्सप्लेन करें अपने लिए। इन्होंने हमें क्या किया? एक दिशा निर्देश दे दिया, डायरेक्शनल है उसका फॉर्मेट, तो इन्होंने हमें प्रेस्क्राइब कर दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बट वो सिचुएशन हमारे यहाँ कैसे घटित होती है उसके आधार पर हम अपने आप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन के लिए जाएंगे तो कुछ ऐसा है कि अगर ये कहा जा रहा है डिसेबिलिटी इन लैंग्वेज स्पोकन, अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, ये एक हेडिंग दे दी, हम इसको कहेंगे कि इसके अंदर फर्दर कुछ हेडिंग्स बनती हैं, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, डिसलेक्सिया के डिफरेंट प्रकार हो, या फिर वो एपीडी हो, या फिर वो आर्टिकुलेशन तो एपीडी के अंदर या फिर उसके एसएल के अंदर आ गया, तो स्पीच एंड लर्निंग के रूप में हमने उसको स्पीच एंड लैंग्वेज के रूप में हमने बताया हुआ, या कम्युनिकेशन एरर्स के रूप में बताया हुआ है, वो हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर। उन्होंने हमें एक कैटेगराइजेशन दे दिया कि इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, पर ये केवल एक एग्जांपल है, मैं अभी इसको डील करूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से डील करूंगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस और हमारे द्वारा जो स्ट्रक्चर बना है उसको मैं डील करूंगा आपसे कि आईसीडी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो एक पॉइंटर है उसको कैसे करेंगे। मैं आईसीडी में बताऊंगा कौन से 5 पॉइंटर शामिल किए गए हैं।
को ही फॉलो करते हैं। वो जो ओवरऑल कैटेगरी है वो केवल उसको नीचे लिखते हैं, वो मेंशन करते हैं कि इसको यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है। वो जिसको यूज कर रहे हैं, मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में और आपका एक टेस्ट होता है, टेस्ट में जो आपको डायग्नोस किया जाएगा वो एक स्पेसिफायर होगा, जिस तरीके से किया जाएगा वो स्पेसिफायर होगा। ये स्पेसिफायर बताएगा आपको, फॉर एग्जांपल मैंने आपको डायग्नोस किया और मैंने कहा तो मैं कहूंगा आपको डिसलेक्सिया है, राइट? लेकिन डिसलेक्सिया एज सच कहीं मेंशन नहीं है आईसीडी में, तो वो किसके अंदर आएगा? रीडिंग और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के अंदर आएगा। तो जो लीगल मैनुअल है वो मेन कैटेगरी को फॉलो करता है, लेकिन जो डायग्नोसिस और इंटरवेंशन है वो हमेशा सब कैटेगरी को फॉलो करता है। भाई आईसीडी का फायदा नहीं होता, कोई फायदा नुकसान नहीं होता। एक होता है मैनुअल। दुनिया भर में अगर हम स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम दुनिया भर के फोरफादर नहीं है स्पेशल एजुकेशन में। स्पेशल एजुकेशन में ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ काम कर रहा है, यूनेस्को काम कर रहा है, अमेरिका में बहुत काम हो रहा है। तो इन दैट केस जब हमने काम किया तो हमारे पास ये चॉइस है, कि हम या तो अपना मैनुअल बना लें या फिर जो ऑलरेडी मैनुअल बने हुए हैं हम उसमें से किसी चीज को किसी को पास कर दें। तो जब सलामांका कन्वेंशन हुआ तो हमने क्या किया? हमने कहा कि हम जो इंटीग्रेटेड कम इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको रेटिफाई कर रहे हैं। तो उसके बाद जो यूएनओ का जो एक दिशा निर्देश है हमने उस मैनुअल को एज इट इज अपना लिया कि हम इसको अपनाते हैं, इसके अंडर में हम इसके कैटेगराइजेशन को फॉलो करेंगे। तो जैसे हमने उसको अपना लिया तो हमारा ये हेडेक खत्म हो जाता है कि हम एक मीटिंग करें, हम एक कमेटी बनाएं, हम एक कन्वेंशन बनाएं, हम एक पूरा कमीशन ये डिसाइड करें कि कौन सी डिसेबिलिटी कहां पे आएगी और अपना एक मैनुअल बनाएं, जैसे आइडिया में बनाया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा। और उसके बाद फिर उन्होंने डीएसएम बनाया। तो आइडिया जो है वो क्या है? वो इंडिविजुअल के केस में जो डिसेबिलिटीज हैं उसको कैसे एजुकेशन देनी है इसकी बात करती है, लेकिन उसके लिए डायग्नोसिस कैसे होना है, पहचान कैसे करनी है, ये बात कौन करता है? ये डीएसएम करता है। हमारे यहाँ पे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो ये डिसाइड करता है कि किसी बच्चे को जिसको समस्या है हम उसको कौन सी सहूलियतें दे देंगे और उसको सहूलियतें मिलेंगी, लेकिन उसको कौन सी समस्या है ये डिसाइड करने के लिए, वो समस्या है उसके कैटेगरी बनाने के लिए हम आईसीडी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना? तो जहां यानी डायग्नोस्टिक के लिए एक आधार तो होगा ना कि किसको आप कब डिसेबल्ड मानोगे। भाई कोडिंग का तो बेनिफिट ये है ना कि आप दिल्ली में हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप दिल्ली में हो और एक बंदा बैंगलोर में है। दिल्ली में एक बच्चे को टेस्ट करवाया, ये बच्चा शिफ्ट कर जाता है बैंगलोर में, ये वहां पे थेरेपिस्ट के पास जाता है, तो वहां पे तो एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए ना जो लैंग्वेज इसकी और इसकी दोनों की समान हो। डायग्नोस्टिक में तो सेम लैंग्वेज होनी चाहिए ना, तभी तो वो इसको समझ पाएगा कि आउटकम क्या निकाला। अब ये हमने आईसीडी अपना लिया तो ये बच्चा दुनिया में कहीं भी चला जाए, ये लैंग्वेज उसके पास में है, हर किसी के पास अवेलेबल है। नहीं, यूएस में भी आईसीडी 11 तो है ही, वो अपनाते हैं, यानी वहां पे जो लीगल बेनिफिट्स हैं वो डीएसएम के अकॉर्डिंग प्राप्त होंगे। ऐसा थोड़ी है कि उन लोगों ने आईसीडी 11 नहीं पढ़ा है, उन्होंने आईसीडी 11 पढ़ा है, कोरिलेट करके उसकी कैटेगराइजेशन करेंगे, हाँ तब उसके अंदर उसको देखेंगे। आईसीडी 11 एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है फॉर एसएलडी जिसकी हम बात कर रहे थे। ये है वो कोड्स जो हम नंबर्स देते हैं। 6A03 ये लर्निंग डिसऑर्डर के लिए है, ध्यान रखिएगा। आईसीडी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं, लर्निंग डिसऑर्डर के रूप में इसकी पहचान करता है। और इसके अंदर इन्होंने टोटल जो पॉइंट रखे हुए हैं, सबसे पहला क्या है? डेवलपमेंटल लर्निंग डिसऑर्डर विद इंपेयरमेंट इन रीडिंग में डिसऑर्डर। उसके बाद क्या है? रिटन एक्सप्रेशन। ये कैटेगरी क्या हो गई? 6A03.1। तो अगर किसी का फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है और उसके केस में हमारे सामने आता है कि वो लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक, तो हम उसके जो डायग्नोसिस है उसके लिए ये लाइन यूज करते हैं। ये है डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर। क्या है ये? डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर। और ये है उसका डायग्नोसिस शेड्यूलिंग। हाँ जी बिल्कुल। और उसके नीचे एक स्पेसिफिक कैटेगरी होगी, जो टेस्ट का डायग्नोसिस निकला। 6A03 डेवलपमेंटल लर्निंग डिसऑर्डर विद इंपेयरमेंट इन मैथमेटिक्स। डेफिनेटली मैथमेटिक्स में बहुत सारा है, परंतु ये पेपर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मुझे? बिकॉज कोई भी एक मैनुअल या कॉन्स्टिट्यूशनल बुक होनी चाहिए, वो इतनी एक्सप्लेन्ड कभी नहीं होनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग किया जा सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रॉब्लम क्या है? इतनी एक्सप्लेन्ड है कि हम उसमें वर्ड ढूंढना चाहते हैं, इसीलिए वो वकीलों का स्वर्ग है। जितना कम लिखा होगा उतना बच्चे को, उतना पेरेंट को, उतना एजुकेशन को, उतना सहूलियतें देने में आपको सहायता मिलेगी, राइट? सो इसलिए दिस इज बेटर देन एनी अदर कैटेगराइजेशन। सेवन हंड्रेड वर्ड्स हैं सिर्फ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम छोटा बनाया गया। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है, ये इसकी ब्यूटी है। पर जब डीएसएम बनाया गया तो बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स पे आधारित है, वो बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल है, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो फॉर एग्जांपल एक अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिल्कुल डेटा के बेस पे काम करना चाहता है, वो कहेगा कि डीएसएम बेटर है। एक व्यक्ति है जो कि कॉन्सेप्चुअली हेल्प करना चाहता है किसी की, वो कहेगा आईसीडी इज बेटर। ठीक है, ये दो तरीके हैं। इसको बहुत सारे देशों ने यूज किया और उसके बाद में उन्होंने इसको यूज किया अपने डेटा को, ठीक है ना? नहीं, कॉन्सेप्चुअल को उन्होंने फैक्चुअल बना दिया अपने लेवल पे। हाँ, तो उन्होंने बना दिया उसको, तो ये कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन डीएसएम जो कि बेसिकली डेटा ओरिएंटेड फैक्चुअल पेपर है, उसको आप कॉन्सेप्चुअल नहीं बना सकते क्योंकि उसकी लैंग्वेज में बहुत क्लैरिटी है। उतनी क्लैरिटी होने पर आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। यहाँ पे क्या है? इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, डीएसएम रिजिड है, राइट? थर्ड नहीं, एक्चुअली है फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे जो भी टर्मिनोलॉजी चालू होगी वो जीरो से चालू होगी, ठीक है? तो डेवलपमेंटल लर्निंग डिसऑर्डर विद अदर स्पेसिफाइड इंपेयरमेंट ऑफ लर्निंग।
लर्निंग इंपेयरमेंट कोई और अदर स्पेसिफाइड लर्निंग इंपेयरमेंट हो सकती है, कैटेगरी दे दी, अदर्स को भी अलग सेलेक्ट किया जा सकता है। डेवलपमेंटल लर्निंग डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड, यानी ये क्या हो गया, ये सिंपली ये कौन सी हो गई, सिंपली एलडी हो गई। यहां से यहां तक ये जो कैटेगराइजेशन है ये क्या होगा, एसएलडी हो गया, ये अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। क्योंकि आईसीडी जिस तरीके से पहचान करती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की, वो आज भी एलडी के रूप में ही एक हेडिंग के रूप में करती है, रादर एसएलडी के रूप में, ठीक है। वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा एसएलडी। अब हमारे यहाँ क्योंकि एसएलडी भी है, इसलिए हमने क्या किया हुआ है, हमने एक बीच का रास्ता निकाला हुआ है। अभी आपको नजर आएगा कि हम ऑन पेपर कहते हैं कि हम आईसीडी को फॉलो करते हैं, इन प्रैक्टिकल व्हाट वी फॉलो इज दिस, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए। सबसे पहली चीज जब आप जाएंगे ना किसी के पास टेस्ट करवाने के लिए, तो पूछेगा कि ये प्रॉब्लम कितने समय से है। सबसे पहली चीज वो पूछता है, कहीं आईसीडी में टाइम पीरियड को नहीं मेंशन किया होता, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेगा कितने समय से किया है प्रॉब्लम, डिस्पाइट इंटरवेंशन। और ऐसा हो सकता है कि इसके बीच में किसी दूसरे इंटरवेंशन को दिया जा चुका हो, यानी कि किसी ने थेरेपी या कुछ भी आपको किया है। सर वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं बिल्कुल नहीं हो रही है, एक्सीलेंट लिखा है, एक्सीलेंट कनेक्शन। अब हमारे यहाँ से भी सर की वीडियो नहीं दिख रही है, सर की वीडियो नहीं दिख रही, मतलब ये हमारी क्लास आज हो रही है क्या? इसको आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखिए, एक बार बंद करके फिर से चालू करके देखिए तो शायद हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले है इनएक्यूरेट और स्लो और एफर्टफुल वर्ड रीडिंग। ध्यान से समझ लीजिएगा, इनएक्यूरेट और स्लो एंड एफर्टफुल, यानी कोशिश करनी पड़ रही है शब्दों को पढ़ने में। रीड सिंगल वर्ड अलाउड इनकरेक्टली और स्लोली एंड हेजिटेंटली, फ्रीक्वेंटली कैचिंग वर्ड्स, हैज डिफिकल्टी साउंडिंग आउट वर्ड्स। ये जो क्लैरिटी है ये आपको कहां नहीं मिलेगी, ये आपको आईसीडी में नहीं मिलेगी। तो यहां पे ये क्लैरिटी क्यों दी है, क्योंकि जो 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इन स्टेट्स के अंदर कहीं ये वेरिएबिलिटी ना आ जाए, अलग अलग राज्य अलग तरीके से इसका इस्तेमाल ना करने लगे, क्योंकि फेडरल सपोर्ट है ना, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार हेल्प करती है, राज्यों की सरकार नहीं, ठीक है। तो जो राज्य है वहां पे वो कहीं गलत तरीके से इसका बेनिफिट ना उठाएं, इसके लिए इसको क्लैरिटी दी हुई है यहाँ पे। तो ये सबसे पहला किस में आ गया, रीडिंग में आ गया, जो वहां पे रीडिंग डिसेबिलिटी की बात कर रहा था। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, मीनिंग को समझने में कमी, मे रीड टेक्स्ट एक्यूरेटली बट नॉट अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। टेक्स्ट तो रीड कर रहा है लेकिन सीक्वेंस में जोड़ करके जो हम समझ बनाते हैं वो समझ नहीं बन रही, या फिर डीपर मीनिंग नहीं क्रिएट हो रहा जो पढ़ा है उसका, ठीक है। डिफिकल्टीज विद स्पेलिंग, मे ऐड, ओमिट, सब्स्टिट्यूट वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यानी यहां पे ऐसा हो सकता है कि स्पेलिंग एरर भी हो, इसका एज सच कहीं पे जिक्र नहीं है। जब आप आईसीडी पढ़ेंगे तो वहां पे सिर्फ रिटन एक्सप्रेशन की बात की हुई है, और रिटन एक्सप्रेशन में मान लिया है कि ये सारी चीजें हैं, ये आपको लागू करना पड़ेगा, ठीक है। डिफिकल्टीज विद रिटन एक्सप्रेशन, ये अलग एक एक्सपेक्ट बना दिया, मेक्स मल्टीपल ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन एरर, पुअर पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन, रिटन एक्सप्रेशंस ऑफ आइडियाज लैक्स क्लैरिटी, यानी कि जब आप लिख रहे हैं तो आपकी गलतियां हो सकती हैं सेंटेंस मेकिंग में, पैराग्राफ को सही तरीके से जज करने में, या फिर ऊपर नीचे आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ये सब एलडी का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू देम। डिफिकल्टीज मास्टरिंग नंबर सेंस और कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेशन का सेक्शन आ गया, यानी कि सिंपल मैथमेटिकल, फैक्चुअल मैथमेटिकल, ये क्या हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग, दो डिफरेंट सेपरेट कैटेगराइजेशन कर दिया। तो काउंट ऑफ फिंगर्स टू ऐड सिंगल डिजिट नंबर्स, गेट लॉस्ट इन मिड्स ऑफ अरिथमेटिक कंप्यूटेशन एंड मेनी स्विच प्रोसीजर, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो, यानी कि प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन बेस्ड। और नेक्स्ट है डिफिकल्टीज विद मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी डिफिकल्टी अप्लाइंग मैथमेटिकल कांसेप्ट फैक्ट टू सॉल्व क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स, ये एक अलग कैटेगरी बना दी है। Few things need to remember, दो या तीन चीजें हैं, unconnected visual और auditory acuity, other mental or neurological disease, psychosocial trauma और insufficient educational training are all cause of learning disability. Learning disability में अगर visual, auditory, mental, neurological, psychosocial, insufficient education, ये सारी चीजें आपके लिए learning disability को create कर सकती हैं। ध्यान से समझना क्या कह रहा है, learning disability को create कर सकती हैं, but these are not the specified, इसे SLD कहा गया है। हाँ, बात तो एक ही है ना भाई, देखो अगर किसी कोई अगर भी आई है, कोई भी आई है और वो अगर पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसकी जो रीडिंग है वो प्रभावित होगी, वो प्रभावित होगी। अगर मैं कहूं कि ये उसके लिए एक डिसेबिलिटी क्रिएट कर रही है, ये उसके लिए डिसेबिलिटी क्रिएट कर रही है, अगर मैं कहूं कि वो उसके लिए गैप क्रिएट कर रही है, गैप का मतलब कहां आता है, गैप का मतलब कहां आता है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपकी समझ नहीं बन रही, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी इसका पार्ट हो सकता है। पर अगर हम डिसेबिलिटी डालते हैं तो उसमें गैप भी आ गया, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दिस टर्म, मतलब ये टर्मिनोलॉजी है, इसको बहुत सोच समझ करके यूज किया गया। आईसीडी में तो क्लियरली बोला है कि डिसऑर्डर ही है, और डिसऑर्डर क्यों है, इसका मतलब वो फंक्शन ही नहीं कर रहा वो सेक्शन प्रॉपर तरीके से। हाँ मतलब हाँ, तो वो तो हम पहले बात कर चुके हैं ना, वो कोमॉर्बिडिटी के रूप में बोलोगे आप, है ना। तो एसोसिएटेड कंडीशन है, वो एसोसिएटेड कंडीशन है। नहीं आप ये हो सकता है कि स्मॉल हो, और ये हो सकता है कि देखो डिसेबिलिटी अपने आप में ये तो नहीं होता ना कि डिसेबिलिटी मतलब बिल्कुल डिसेबल कर दिया, मतलब हम इनेबिलिटी नहीं कह रहे। नहीं एसएलडी कैसे हो जाएगा, तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी है ना भाई, एक अलग कैटेगरी है ना। हम्म 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 नहीं हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल लेवल पे, हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल लेवल पे डिसेबिलिटी यूज नहीं करना चाहते, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप इस कैप को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। अब आपने अगर उसको स्लो लर्नर के अंदर डाला तो वो आपसे पहले कहेंगे कि आईडी चेक करो उसका,
तो ओके है, आईक्यू टेस्ट वाला जो है आरबीएम आपने कर लिया तो हो सकता है उसका ओके आ गया। नहीं मैं कह रहा हूं वो तो आईक्यू टेस्ट है थोड़ी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आईक्यू तो लगाओ ही मत। अगर तुम प्रैक्टिकली भी देख रहे हो, अगर तुमने बोला गैप और इसे स्लो लर्नर बोला तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा आएगा? आईडी आएगा। अगर हम इसे डिसेबिलिटी कैटेगराइज कर रहे हैं इससे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं बोल रहा हूं कि वो अगर मैंने उसको एलडी कह दिया इससे क्या प्रॉब्लम होगी? लेबल तो वो तब होगा जब हम लेबल तो हम उसे तब करेंगे जब उसे हम आईडी करेंगे। लेबल तो हम उसे तब करेंगे जब हम उसे डिस्लेक्सिक बोलेंगे, अफेजिया बोलेंगे। इसे नहीं एसएलडी नहीं बोल सकते उसे। एसएलडी बोलने के लिए तो हमें एक स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा। कैसे करोगे लर्निंग? मेरे को यही तो नहीं समझ में आ रहा ना। द प्रॉब्लम इज दैट नहीं डिसऑर्डर नहीं है। नहीं 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 द थिंग इज दैट तुम्हारे पास कोई ऐसा मैनुअल है जिसमें कहता है कि तुम किसी बच्चे को गैप आपने उसका असेसमेंट कर लिया, आपने उसका असेसमेंट कर लिया, अब क्या करेंगे? आपने उसको टाइम दिया और असेसमेंट किया, फिर क्या करेंगे? देखो ध्यान से समझो, जिस वक्त आप असेसमेंट कर रहे हो ना, जिस वक्त आप उसकी कॉपी चेक कर रहे हो और जिस वक्त आप उससे बातचीत कर रहे हो, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। ये तो आपको 40 में से 38 बच्चों के साथ होगा। ये तो 40 में से 38 बच्चों के साथ होगा। ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये क्रिएट इनमें से 38 बच्चों के साथ हो रहा है। पर मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक बच्चा है जो कि उसकी एजुकेशनल ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, वो किसी चीज को पढ़ रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं, इसी भी तो आ रहा हूं मैं। अगर वो एजुकेशनल ट्रेनिंग उसको मिल रही है, ठीक है, उसे प्रॉपर मिल रही है और उसके बाद में भी उसको प्रॉब्लम हो रही है ना? तो जब हमें किसी को, ध्यान से समझिएगा, जब भी हमें किसी को एनेक्डोटल रिकॉर्ड में और उसके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में जब हम उसे कैटेगराइज करेंगे, तब हम उसे किस रूप में कैटेगराइज करेंगे? अगर हमें लग रहा है कि इसकी लर्निंग का वो लेवल है, ये फ्रिक्वेंटली मिस्टेक कर रहा है, तो तुम्हें उसके अंदर कुछ सिम्टम नजर आ रहे होंगे। मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। अगर वो सिम्टम्स हैं तो वो एलडी है। अगर वो सिम्टम्स नहीं है, अगर वो सिम्टम्स नहीं है, तब भी वो क्या होगा? एलडी होगा, लेकिन वहां पे डी का मतलब डिफिकल्टी होगा। नहीं, डिसेबिलिटी नहीं हो सकता मतलब क्या है? मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, जीवन में हमेशा याद रखना, जहां पे 10% लगे ना कि इस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको एलडी लिख देना। इसका आपको बेनिफिट ही होगा। जितने भी टीचर है ना, उस पर ध्यान देंगे कि हमें उसे बेहतर करना है, बजाय नुकसान होने, उस पर ध्यान दिया जाएगा। ये भी और अच्छा है। ये भी कोई बुरा नहीं है, ये भी मुझे लगता है बुरा नहीं है। The compromised academic skills are much below those predicted for the individual's chronological age impede functioning significantly. दो चीजों को याद रखिएगा। एक तो AQ, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको जब टेस्टिंग करवाऊंगा तब बताऊंगा। अचीवमेंट क्वोशिएंट उसका, ठीक है? मैं यहाँ पे क्वोशिएंट की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये देखा जाएगा कि 40 बच्चों की क्लास में ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? तो उसका AQ और दूसरा उसकी फंक्शनिंग, यानी बहुत बड़ा रोल होगा किस चीज का? एक टीचर के रूप में आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स का, जिससे कि आप उसकी समस्याओं को देख सकते हैं, ठीक है? दिस इज वन वे ऑफ स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक? The learning challenges may not become completely apparent until the demands exceed the individual's restricted capacities, such as in the timed test reading or writing lengthy, complex reports with a short deadline and overly heavy academic loads. देखिए, एक चैलेंज है, वो जो चैलेंज है जिसे आप देख रहे हैं उसके गैप के रूप में, या फिर आप देख रहे हैं वो जो बच्चा है वो लर्न कर रहा है और उसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कुछ और। ये सारी चीजें किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रिस्ट्रिक्टेड कैपेसिटीज को दिखा सकती हैं। उसके टाइमिंग, किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम में बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं तब वो नहीं कर पा रहा, ऐसी बहुत सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। लेकिन इनको कैटेगराइज करना एलडी के रूप में शायद सही नहीं होगा। इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जनरली बच्चों के साथ में होती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज डू नॉट बेटर एक्सप्लेन एज लर्निंग डिफिकल्टीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो है उसे लर्निंग डिफिकल्टीज या लर्निंग डिसेबिलिटीज के रूप में कैटेगराइजेशन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एक बिल्कुल ही सेपरेट कैटेगरी है, ठीक है? यानी कि उसका जो इंटेलेक्चुअलाइजेशन है वो उस तरीके का है ही नहीं। हालांकि मैं जब ये करवाऊंगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट में डील कर देता हूं। 1.5 साल के बच्चे की मोटर फंक्शनिंग देखिए। अगर ऑब्जर्वेशन में कहीं अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये सबसे पहला तरीका है, उसके साइकोमोटर फंक्शनिंग को देख करके आप उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जर्वेशनल क्यू, जिससे आपको आईडी का पता चलेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पता चलेगा, राइट? तो ये सबसे पहला तरीका होगा। रीडिंग डिसऑर्डर इज अ लर्निंग डिसऑर्डर डिफाइंड बाय सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज रीडिंग स्किल फॉर अ चाइल्ड्स एज, इंटेलिजेंस एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। एक तो बच्चे की जो उम्र है, दूसरा उसका इंटेलिजेंस, जो उसकी क्लासरूम का जो एक क्वोशिएंट है, और उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड। इन तीन फैक्टर्स के बेस पे हम देखते हैं ये तीनों क्या हैं? ये तीनों वो डिनोमिनेटर्स हैं जिनके बेस पे आप ये देखते हैं, एज, आईक्यू और एक्यू। इन तीन बेसिस पे आप उसके रीडिंग डिसऑर्डर को चेक करते हैं। मतलब जनरली 7 साल का बच्चा ये सब पढ़ लेता है, लेकिन ये 7 साल का हो गया और नहीं पढ़ पा रहा, सबसे पहला। दूसरा, उसका इंटेलिजेंस लेवल, जो उसका इंटेलिजेंस लेवल है उसके बराबर वो नहीं पढ़ पा रहा। तीसरा, उसका जो AQ है, अचीवमेंट क्वोशिएंट है, उसके बराबर वो नहीं पढ़ पा रहा।
ये 3 आधार हैं ये देखने के कि बच्चे को लर्निंग डिसऑर्डर है रीडिंग डिसऑर्डर के रूप में। द रीडिंग डिफिकल्टी विच इज कैरेक्टराइज्ड, हम किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य रूप से रीडिंग और रिटन एक्सप्रेशन के डिसऑर्डर की। रीडिंग डिफिकल्टी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एरोनस ऑरल रीडिंग। एरोनस मतलब क्या होता है? गलती की है आपने, गलत, एररफुल ऑरल रीडिंग बोल करके जो पढ़ रहे हैं, स्लो ऑरल और साइलेंट रीडिंग, स्लो ऑरल या साइलेंट रीडिंग एंड फ्रीक्वेंटली डिमिनिश्ड कॉम्प्रिहेंशन, और समझ आपकी कम बन रही है। impedes achievement or daily life cannot be attributed to neurological impairment, sensory impairment, intellectual disability और environmental deprivation। लास्ट वाले 3 पॉइंट को ध्यान रखना है और ऊपर वाली चीजों को समझ लेना है कि अगर किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, गलत पढ़ रहा है, वो कॉम्प्रिहेंड गलत कर रहा है वो, और ऐसी चीजें उसकी जो अचीवमेंट है जो डेली लाइफ की उसको प्रभावित कर रही हैं, लेकिन उसको हम न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट, सेंसरी इंपेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन के रूप में नहीं डाल सकते, तो फिर वो क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है। हाँ, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ, या मैं सुन नहीं पा रहा, है ना? तो मेरी रीडिंग प्रभावित हो रही है क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा, ठीक है ना? भाई बचपन से जो लोग डेफ एंड डम होते हैं उसमें क्या है? इसमें क्या है? यही है ना सिचुएशन। रीडिंग ट्रिगर्स, ये महत्वपूर्ण है, इसमें एक कैटेगरी है जिसको आप ध्यान रखेंगे, जिसपे कि आज की डेट में बहुत काम चल रहा है। कहाँ पे? खास करके यूएस में। ये एक रीडिंग एपिलेप्सी का केस है, ये कैटेगराइजेशन कर लीजिएगा सेपरेट अलग से। रीडिंग ट्रिगर्स ए सीजर इन रीडिंग एपिलेप्सी। ये एक रिफ्लेक्स एपिलेप्सी होती है। रिफ्लेक्स एपिलेप्सी यानी कि कुछ ऐसा कार्य जिसके लिए आप बने नहीं हैं, कोई ऐसा कार्य जो कि आपको समस्या में डाल रहा है, कुछ ऐसा कार्य जिससे आप फियर करते हैं, हेजिटेट करते हैं। जब आप वो करते हैं तो उस दौरान आपको सीजर आता है, यानी कि आप दौरा पड़ता है। ये जो दौरा होता है, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, गिर जाना, फेंट हो जाना, या फिर बिल्कुल पैनिक डिसऑर्डर। ये पैनिक डिसऑर्डर भी एपिलेप्सी का क्रिएट कर सकता है। अगोराफोबिया एक ऑप्शन हो सकता है कि जब आप किसी के सामने जाते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं तो आराम से गिर जाते हैं, ठीक है? ये भी होता है अगोराफोबिया में। एपिलेप्सी, देखो रिफ्लेक्स एपिलेप्सी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है? एक्सट्रीम हीट कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, कुछ में कुछ स्मेल की एलर्जीज होती हैं जिनसे कि ये ट्रिगर हो जाता है। कभी कभी आपकी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, जब आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तब हो जाता है। यहाँ पे है रीडिंग, ठीक है? अब झाग निकलना या ना निकलना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक चीज जरूर होगी, वो है कि दांतों का बीचना। एपिलेप्सी मतलब आपके दांत जरूर बीचेंगे क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसकी जो नॉर्मल जो वेव्स पे चलता है उससे बहुत हाई वेव पे काम कर रहा है, ठीक है ना? तो जब एक से ज्यादा एरियाज में हार्ड वायर्ड कंडीशन के रूप में आपकी जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर करने लगते हैं अननेसेसरली, तब ये कंडीशन उत्पन्न होती है, राइट? डिपेंड करता है, अगर लैंग्वेज के रूप में है तो आपका टेम्पोरल रीजन होगा, ये टेम्पोरल रीजन होगा। अगर लैंग्वेज के रूप में है तो, क्योंकि सेंसरी इन्फॉर्मेशन से आ रहा है तो मेरे ख्याल में लिम्बिक सिस्टम का कोई एरिया इससे कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है ना? बट हर किसी के केस में सेम एरिया होता नहीं है एपिलेप्सी में। मतलब एपिलेप्सी अगर आप बात कर रहे हैं तो एपिलेप्सी के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है? मान जा एनी मेजर इश्यूज विद लैंग्वेज डेवलपमेंट, हम लैंग्वेज डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं क्या? और दूसरे बच्चे को होता है, नहीं सिंड्रोम करवाऊंगा, पक्का करवाऊंगा भैया। एनी मेजर इश्यूज विद लैंग्वेज डेवलपमेंट और डिटेरियोरेशन ऑफ लैंग्वेज फंक्शन, ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एक एक छोटे छोटे वर्ड से आता है। एनी मेजर इश्यूज विद लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिटेरियोरेशन इन लैंग्वेज फंक्शन, दो प्रकार की कैटेगरीज याद रखनी है, डेवलपमेंट और फंक्शन, यानी भाषा का विकास और भाषा कैसे काम कर रही है, दोनों में ही प्रॉब्लम होने से आपको लैंग्वेज डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में डाला जा सकता है। Specific language disability occurs when the difficulty or impairment is limited to a specific aspect of language development or specific language function। यानी अगर डेवलपमेंट और लैंग्वेज की जनरल बात करो तो वो क्या हो जाएगा? वो लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो गया। लेकिन स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसेबिलिटी जब स्पेसिफिक एरिया ऑफ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मतलब अगर किसी को सिर्फ स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, किसी को सिर्फ आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो आर्टिकुलेशन एरर क्या हो गया? एक स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो गया। समझ में आई बात? जनरल लैंग्वेज डिसेबिलिटी इज यूज्ड व्हेन द प्रॉब्लम और इम्पेयरमेंट इज मोर एक्सटेंसिव एंड नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल कंपोनेंट और फंक्शन। जब एक सिंगल कंपोनेंट या सिंगल फंक्शन से नहीं जुड़ी हुई हो आपकी डिसेबिलिटी, तो अगर किसी एक एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, अगर बहुत सारे जनरल एस्पेक्ट्स में हो रही है तो जनरल डिसेबिलिटी होगी। तो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सर प्लीज एक्सप्लेन, एलडी इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इज दैट ट्रू? बिल्कुल सही है बात। सर मेरा एक बच्चा स्लो लर्नर है, मेमोरी लॉस भी है, पर जब असेस कराया तो उसका आईक्यू ब्रॉडर लाइन पर है। हाँ तो स्लो लर्नर मतलब आप उसे स्लो लर्नर कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं? आप उसे स्लो लर्नर कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं? अगर उसका अगर आईक्यू अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में है तो फिर वो स्लो लर्नर नहीं हो सकता। स्लो लर्नर तब होगा जब उसका आईक्यू लो होगा। आप मिक्स कर रहे हैं दो चीज़ों को, ठीक है ना? तो ये फिर एक सामान्य पारिवारिक बच्चे की तरह उसको आप देख रहे हैं और आप सामान्य पारिवारिक माँ की तरह उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। प्लीज डोंट ट्राई टू डू दिस, पहले उसको पढ़ लें, ठीक है ना? और है वो बच्चा अपनी क्लास में विदाउट हेल्प नहीं जा सकता क्योंकि उसे क्लास नहीं पता होती कि कहाँ है। हाँ? कभी ऐसा करेंगे ना, जैसे जब आपका पेपर हो जाएगा ना उसके बाद कभी आप वार्तालाप में ऐसे लगे हुए या वैसे ही आओगे ना, तब ये सब डील कर लेंगे बेटा। तो आज के लिए माफ कर दो थोड़ा सा। कंडीशन कैरेक्टराइज बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, तुम अगर इसे पढ़ते हो तो उसके बाद में वो कहते हैं ना इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा जीवन में। तो प्लीज ट्राई एंड कंसंट्रेट ऑन दैट, और तुम्हारे क्वेश्चन जो तुम्हारी केसेस हैं उनका डिस्कशन कर लेंगे बाद में। कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय impaired acquisition
यानी ग्रहण करने में प्रॉब्लम, यूज ऑफ ऑरल लैंग्वेज लिंग्विस्टिक यानी कि बातचीत में जो भाषा उपयोग हो रही है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल डैमेज, सेंसरी डेफिसिट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑल्टरेशन इन फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, यानी कहीं और कैटेगराइज नहीं किया जा सकता उसे, सिंपल भाषा में कहीं और कैटेगराइज नहीं किया जा सकता उसे, लेकिन उसके अंदर एक्विजिशन और ऑरल लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसे कहां कैटेगराइज किया जाएगा? आप उसे रीडिंग या स्पोकन लैंग्वेज डिसेबिलिटी में उसे कैटेगराइज करेंगे। ये सारी वो कैटेगरीज हैं जिसमें कि नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, यानी अदर एरियाज में वो कैटेगराइज ना हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक आईडी है, एक बच्चा है जिसको कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसे भाषा को पढ़ने में, शब्द बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, चीजों को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर वो आईडी है उसके कारण उसकी वो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, समझ रहे हैं? वो आईडी है इसलिए उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है कि उसको लैंग्वेज डिसेबिलिटी या लैंग्वेज डिफिकल्टी है। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स, चिल्ड्रन विद एसएलआई क्या होता है? स्पेसिफिक लर्निंग इंपेयरमेंट। चिल्ड्रन विद एसएलआई हैव difficulty understanding and using words in sentence, particularly complex sentence, for no identifiable reason. Such individuals acquire spoken language skills significantly later than is typically and have varying degrees of difficulty with phonology, syntax, semantics and pragmatics. यानी जब आप किसी बच्चे को देख रहे हैं कि उसको फोनोलॉजी में, सिमेंटिक्स में, सिंटैक्स में, प्रैग्मेटिक्स में प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में उसके साथ में लैंग्वेज स्पेसिफिक लैंग्वेज इंपेयरमेंट हो सकता है, जिसके अंदर आप सब कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं। सो दीस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। इसके बाद में अब आप और हम जिस एरिया की तरफ एसएलआई में बढ़ रहे हैं वो है, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे कि एसएलआई जिनको की फोनोलॉजी में, सिमेंटिक्स में, सिंटैक्स में या फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, दे टिपिकली पोजेस लिमिटेड वोकैबुलरीज। एक केस हो गया, इनकी वोकैबुलरी लिमिटेड है। ओमिट टेंस इंडिकेटर्स, टेंस इंडिकेटर्स को हटा देना, जैसे जनरली पास्ट टेंस को हटा देते हैं, तो आप क्या करते हैं? वर्ब में से ईडी को हटा दिया, या फिर प्रेजेंट टेंस में से एस को हटा दिया, यानी कि एक बार गलती हो गई, बहुत बार, ठीक है ना? लेकिन ये आप कहां देखेंगे दोस्तों? ये देखेंगे लैंग्वेज 1 में, क्योंकि लैंग्वेज 2 में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि लैंग्वेज 2 की लर्निंग नहीं हुई है, ये एक्विजिशन एरर के रूप में होना चाहिए, ठीक है? लर्निंग ट्रेनिंग ही नहीं हुई ठीक तरीके से, तो इसलिए ऐसा हो सकता है टेंस में ये गलतियां आप और हम बहुत सारे लोग करते हैं, तो फिर वो स्पेसिफिक लर्निंग इंपेयरमेंट नहीं होगा जो आप हैं। अच्छा ये तो खैर बड़ी बात है, मैं इसमें तो नहीं कर सकता। कैसे? ओह अच्छा, टू मेक केस मेक मिस्टेक्स विद प्रोनाउंस, जैसे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट वर्ब का यूज करना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टू ओमिट द वर्ब टू बी वेयर फंक्शनिंग एज ऑक्सिलरी और कॉपुला मिस्टेक होती है, जैसे जिसकी आप बात कर रहे हो, इज मार खा जाना, जैसे ही रनिंग जगह होना क्या चाहिए? ही इज रनिंग, या फिर प्रशांत इज बिग को प्रशांत बिग लिख देना। अब आप कह रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर में होता है, तो न्यूज़पेपर बंद कर देना चाहिए अगर कोई ऐसा लिख रहे तो, ठीक है ना? अफेसिया में होता है, डिस्फेसिया में होता है, डिस्प्रैक्सिया में भी होता है, राइट। अगर बहुत बार अगर ऐसा हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आपके माइंड आर्टिकुलेशन की है, फिलहाल तो ये कह सकते हैं। तो वैसे 80 लोगों को ये समस्या है आज की डेट में। हम लोग पेपर पेन से अब फोन पे शिफ्ट हो चुके हैं। हमने पेपर पेन राइटिंग बंद कर दी, तो हमारा स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद हम कितना पेपर पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं लिखने के लिए। तो जब हम पेपर पेन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो है वो स्पीड मैच नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा ब्रेन का स्पीड जो है वो है तेज, हम सोचते तेज हैं, और हमारा राइटिंग स्पीड है कम। तो जो हम सोच लेते हैं हमें लगता है वो हमने लिख दिया, तो हम स्किप कर देते हैं। तो हम राइटिंग जब लिख रहे हैं तो वो कुछ शब्द जो है स्किप हो जाते हैं। जनरली लास्ट वर्ड या लास्ट लेटर स्किप होना बहुत नॉर्मली दिखेगा। इस वक्त इसके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि बच्चे जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, ठीक है ना? सॉल्यूशन, यूज पेन पेपर। जितना पेन और पेपर का इस्तेमाल करोगे उतना बेहतर थॉट प्रोसेस होगा, जितना पेन पेपर का इस्तेमाल करोगे उतना बेहतर थॉट प्रोसेस होगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं लिखूं, मैं जब कुछ पढ़ता हूं तो मैं उसके बाद लिखने का प्रयास करता हूं, ठीक है, ताकि मैं कहीं लिखना ना भूल जाऊं। मैं टाइप भी करता हूं, बट मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम मैं पेन से लिखूं मैक्सिमम चीजों को। तो मैं पेन पेपर का इस्तेमाल करता हूं। मैं अपने पास इतनी सारी जो स्टेशनरी है वो इसीलिए रखता हूं कि स्टेशनरी अनयूज चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मेरे दिमाग में कुछ आ रहा हो तो मेरे आसपास कुछ लिखने के लिए जरूर होना चाहिए। तो कल मैंने कुछ लिखा परसों, और बाद में मैं अपनी पीठ थपथपा रहा था दैट ओके यू हैव डन इट मैन। तो लिखिए, जितना ज्यादा लिखेंगे आप उतना है। परसों मैंने कैरन हॉर्नाई और सलीवन पे लिखा था, तो मैं पढ़ रहा था। क्या माता जी कल पढ़ा तो दिया? अच्छा कल वही पढ़ाया भाई, मैंने उसको पढ़ने के लिए नहीं लिखा था, मैंने उसको पढ़ाने के लिए लिखा था। नहीं मेरे लिए मैंने कैरन हॉर्नाई के लिए या सलीवन के लिए बीट नहीं करता भाई। मैं लिखते लिखते ना, मुझे लिखते लिखते नीचा पे कुछ याद आ गया, और फिर मैंने एक पूरे प्रोसेस ऑफ जमींदारी पे कुछ लिखा। तो वो जो 3 पेजेस लिखे उसके बाद मैंने सोचा बुढ़ापे में इतना दिमाग चल रहा है अभी, दैट्स गुड थिंग। हाँ मतलब मुझे होमवर्क रहता है, होमवर्क नहीं मतलब मैं परसों परेशान था, मैं क्यों कैरन हॉर्नाई और सलीवन पढ़ रहा हूँ, मुझे इसकी जगह पे मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहिए था जो मैं कर रहा था। सो आई वाज डूइंग
नीचा आई वाज डूइंग सोरेन करकाट, तो सोरेन कीकगा, उसका पूरा नाम जो है वास्तविकता में वो है कीकगा, आपके कारण मुझे करकाट बोलना पड़ता है, उसका नाम है सोरेन कीकगा, ठीक है ना। खैर, additionally, children with SLI often have difficulties on task-specific learning disabilities assessing short-term auditory memory, such as non-word repetition and phrase repetition, displaying deficit in reading accuracy in other areas, and spelling and reading comprehension. इन तीनों को नोट कर लीजिएगा कि जनरली जो है नॉन वर्ड रिपीटेशन होती है, फ्रेज रिपीटेशन इस तरीके से हम देख सकते हैं, डिस्प्लेइंग डेफिसिट इन रीडिंग एक्यूरेसी, रीडिंग की जो एक्यूरेसी है वो नहीं होती, और या फिर स्पेलिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होती है। ये हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, एसएलआई के अंदर, यानी हम स्पेसिफिक लैंग्वेज इंपेयरमेंट के अंदर इसको इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म ऑडिटरी मेमोरी जो कि हिपोकैम्पस में होती है और फिर वो हिपोकैम्पस उसको लॉन्ग टर्म में सेंड करता है। एसएलआई एसएलआई के लिए भी कॉजेस कैसे हैं, अननोन है। कॉजेस कैसे हैं, अननोन है। द एटियोलॉजी ऑफ एसएलआई आर अननोन, यानी कारण क्या है इसका वो हमें नहीं पता अभी तक भी। हाउएवर जेनेटिक लिंकेज मैपिंग, ट्विन स्टडी, जेनेटिक लिंकेज यानी जेनेटिक कारण हो सकता है, इस पे हमने स्टडी की, ट्विन स्टडीज हुई, फैमिली इन्वेस्टिगेशंस की गई, इनसे ये पता चलता है कि ये मुख्य रूप से इसमें बहुत बड़ा कारक कैसा है, इनहेरिटेड है। इसका मुख्य कॉज क्या हो सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है, बट अभी तक कॉज पता नहीं। Several brain imaging studies have identified reduction or reversal of the typical leftward asymmetry in language related brain, namely इसको बोलते हैं प्लेनम टेम्पोरल। प्लेनम टेम्पोरल कौन सा होता है, ये जो टेम्पोरल ब्रेन है इसमें जो जैस्मिन रीजन होता है उसको बोलते हैं प्लेनम टेम्पोरल। जैस्मिन रीजन यानी ब्रोका से और वर्निके के बीच की जो जायरी है, जायरियस जो रीजन होता है उसको जैस्मिन रीजन बोलते हैं। जैस्मिन ने की थी ना इसकी सर्च, प्रीवियसली भी बताया मैंने जब मैं तुम्हें स्पीच एंड लैंग्वेज पढ़ा रहा था, तो जैस्मिन बताया है उसमें। तो ये जो प्लेनम टेम्पोरल है और ब्रोका एरिया है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है एसएलआई के केस में। क्लियर? एंड नाउ वी आर, मतलब इसके कॉजेस नहीं पता हमें, लेकिन दो चीजें हो सकती हैं। एक तो जहां पे लैंग्वेज होती है टेम्पोरल एरिया में वो समस्या हो सकती है, ज्यादातर चीजों से ये पता चल रहा है, प्रोग्नोसिस इतना ही है, यहीं तक हम पहुंचे। और दूसरा कि जो ट्विन स्टडीज या दूसरी जो चीजें हैं जेनेटिक लिंकेज को देखा गया तो ये पता लगाया गया कि इसके इनहेरिटेड होने के चांसेस हैं। अभी तक की जो रिसर्चेस हैं वो ये बताती हैं कि इट मे बी इनहेरिटेड और इट मे बी ड्यू टू योर लैंग्वेज रीजन ऑफ द ब्रेन, वहां के न्यूरॉन परवल तरीके से काम करेंगे। ज्यादातर ऐसी हैं जिसका कि परफेक्टली जो रीजन है एलडी के केस में वो नहीं पता, ठीक है ना। देखो होता क्या है कि हमारा जो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होता है वो होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही जैसा कि राइट साइड का काम करता है, लेकिन ब्रोका से और वर्निके तक न्यूरॉन की संख्या और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मिलता है, यानी कि फॉल्टी लैटरलाइजेशन है। फॉल्टी लैटरलाइजेशन का मतलब जैसा राइट साइड का ब्रेन है वैसा नहीं है लेफ्ट साइड का ब्रेन, और एसिमेट्रिकल है, और ये पाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक प्रॉब्लम जो है वो या तो न्यूरोलॉजिकल है और या फिर इनहेरिटरी है, ठीक है ना। तो ये दो कारण हमें अभी तक हम इनके नजदीक पहुंचे हैं, बट ये नहीं कह सकते कि यही दो कारण या यही कारण होता है इसके लिए, ठीक। क्योंकि ये जितनी भी रिसर्च है ये क्या है, ये सारी की सारी एक्सपोज्ड फैक्टर हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है लैंग्वेज की, जिन बच्चों में एसएलआई मिला है, उन बच्चों के अंदर देखने की कोशिश की गई तब ये मिला है, पर बच्चे को बचपन में ही चेक किया जाए और हम पता लगा सके कि इसको ये वाली बीमारी हो सकती है, ये अभी तक हमारे लिए इतने लेवल पे हम अभी नहीं पहुंचे। एंड नाउ वी स्टार्ट विद डिस्लेक्सिया, एंड इट इज नॉट डिस्लेक्सिया, द थिंग इज दैट आपको कुछ समय में पता चलेगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये टोटल 12 टाइप्स हैं डिस्लेक्सिया के, जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं, कम से कम 12 टाइप्स, ठीक है। तो इस पे जो चर्चा होगी वो परसों होगी। तो हम डिस्लेक्सिया की बात करेंगे, अलेक्सिया की बात करेंगे, फोनोलॉजिकल डिस्लेक्सिया की बात करेंगे, डिसाइडेटिक डिस्लेक्सिया की बात करेंगे, और ये सारी चीजें हमारा आज कौन सा दिन है, थर्सडे है, तो हम इस क्लास को सैटरडे 2:30 के टाइम पे रखेंगे, ठीक है ना। तो चलो एक दो आज ले लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले डिस्लेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी मैनिफेस्टेड एज सीवियर डिफिकल्टीज इन रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग वर्ड्स, समटाइम्स इन अरिथमेटिक, क्योंकि अरिथमेटिक में भी आप भाषा का प्रयोग करते ही हैं, तो वहां पे भी होती है। एक नॉर्मल टर्म है जिसमें आपको समस्या होनी नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखना है प्रॉब्लम कैसी है, न्यूरो डेवलपमेंटल या न्यूरोलॉजिकल ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। डिस्लेक्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंपेयर्ड इन द एबिलिटी टू प्रोसेस साउंड, दैट इज टू मेक कनेक्शन बिटवीन द रिटन लेटर एंड देयर साउंड। रिटन वर्क इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय रिवर्सल एरर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम जो सुन रहे हैं वो सुनना हमारे लिखने और जो लिखा हुआ जो हमारे वर्ड्स के रूप में हमारे दिमाग में है उसे प्रोसेस करके कनेक्शन नहीं बना पा रहा, और इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे जो गलती करते हैं वो कई प्रकार की गलतियां हैं, जिनमें सबसे पहली गलती है रिवर्सल एरर। सबसे पहली गलती कौन सी है, रिवर्सल एरर। व्हाट इज रिवर्सल एरर, नोट डाउन कीजिएगा। इट कैन बी ईदर अक्वायर्ड, 1 मिनट, अच्छा मैं बताऊंगा आपको रिवर्सल एरर अभी 2 मिनट के बाद। रिवर्सल एरर बेसिकली ये होता है भाई, देखो ये भी है, इसको डी कर दिया, ये भी है, इसको क्यू कर दिया, राइट, फिर रिवर्सल एरर। तो यहाँ पे क्या किया, डी को क्यू कर दिया, ये भी रिवर्सल एरर है, यानी हमारा दिमाग उल्टा करता है। इट कैन बी ईदर, आप लोग अपने अपने केसेस पर याद करो, ठीक है ना। हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि जो बड़े लेटर्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, तो वो बड़े लेटर्स में जहाँ पे होता है वहाँ पे आप ऐसे करते हैं रिवर्सल। बड़े लेटर्स का भी रिवर्सल होता है, लेकिन वहाँ पे ज्यादातर नहीं होता, कम होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है कि आप एल को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादातर लेटर्स में नहीं होता। इट कैन बी ईदर अक्वायर्ड, अक्वायर्ड डिस्लेक्सिया जो होता है उसे कहते हैं अलेक्सिया, याद रखिएगा। ज्यादातर दुनिया की जो समस्याएं हैं जो एलडी में पढ़ेंगे, अगर वहाँ पे डिस लगा हुआ है तो डी से क्या होता है, डेवलपमेंट, तो फिर ये डेवलपमेंटल होगी। अगर वहां पे डिस की जगह पे लगा हुआ है ए, तो ए से होता है अक्वायर्ड। इसका मतलब आपका ब्रेन डैमेज हुआ,
आपका ट्रॉमा है कोई, उसके कारण हो गया। तो एक तो हो गया भाई डिसलेक्सिया, जो हो गया डेवलपमेंटल, एज के साथ आपके डेवलपमेंट के साथ बढ़ रहा है। दूसरा हो गया आपका अलेक्सिया, जो हो गया अक्वायर्ड। लेक्स मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज। जब हम लेक्सिकन, लेक्सिकोनो या लेक्स बोलते हैं तो वो बेसिकली लैंग्वेज को दर्शाती है। तो अक्वायर्ड लैंग्वेज डेफिशिएंसी और डेवलपमेंटल, जिसे डिसलेक्सिया बोलते हैं, डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया बेसिकली is independent of intellectual disability and is unrelated to disorder of speech, vision and that may be present। हो सकता है कि आप PI हो, आप SL हो, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो, आप ID हो, इसके कारण अगर आपको ये हो रहा है तो वो डिसलेक्सिया नहीं है। फिर वो क्या है? वो डेवलपमेंटल और कोमॉर्बिडिटी है किसकी? उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी की। ये तब होगा जब स्पेसिफिकली यही है, विदाउट दीज रीजंस, राइट? It is not the result of lack of motivation, sensory impairment, inadequate instructional or environmental opportunities, emotional disturbances or other such factors। तो ये इन सब कारणों से नहीं होता है कि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, सेंसरी डेफिसिट है या किसी लेवल पे इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शनल और एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये सारे कारण नहीं है इसके। क्या कारण है? न्यूरो डेवलपमेंटल रीजन है। रिवर्सल एरर की बात कर रहा था मैं। रिवर्सल एरर में 2 पॉइंट हैं, दोनों याद रखने हैं, इस पे क्वेश्चन बनेगा इस बार, बड़ा क्लियरली बोल दे रहा हूं आपको। इट इन्वॉल्व्स रीडिंग और राइटिंग अ वर्ड और लेटर बैकवर्ड, टिप और बिट और बी एज डी, राइट? व्हेन रिवर्सल एरर आर फ्रीक्वेंटली एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, दे इंडिकेट डिसलेक्सिया। बहुत ज्यादा अगर ये हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा अगर हो रहे हैं, और क्या लिखा है? डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट, यानी जो एज है उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट नहीं है। बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं लर्निंग सीखने के दौरान, पर एक बार वो सीख गए, मीनिंग को डिफरेंशिएट कर दिया, पर फिर भी वो कंटिन्यूअसली अगर मिस्टेक कर रहे हैं, डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएशन है, तो फिर वो डिसलेक्सिया में कैटेगराइज हो सकता है रिवर्सल एरर। तो रिवर्सल एरर कब है? जब कभी यदा कदा आप कर दे रहे हैं। अगर रिवर्सल एरर अगर आपका कंटिन्यूअस है और आपकी एज के हिसाब से एप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर वो डिसलेक्सिया हो सकता है। इसको एक दूसरे रूप में भी देखा जाता है, इसको एक दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है, जिसे कहा जाता है स्ट्रेफोसिम्बोलिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्ट्रेफोसिम्बोलिया। याद रखिएगा, सैमुअल ऑर्टन, इनका नाम आपने सुना होगा। सैमुअल ऑर्टन का बहुत सारा काम है, इसमें इन्होंने ऑर्टन हाइपोथेसिस भी दी थी डिसलेक्सिया को लेकर के। सैमुअल ऑर्टन जो कि इनिशियली प्रेजेंटेड हिज थियरी ऑफ डिसलेक्सिया, जिसका नाम दिया उन्होंने स्ट्रेफोसिम्बोलिया। कब आया? 1925 में आया, ठीक है ना? सैमुअल ऑर्टन का स्ट्रेफोसिम्बोलिया, ऑर्टन गिलिगन का जो काम है वो यहीं से आता है, ठीक है ना? द एंशिएंट ग्रीक रूट स्ट्रेफो, स्ट्रेफो का मीनिंग क्या होता है? ट्विस्टेड और रिवर्स्ड, एंड ही प्रेफर्ड दिस टर्म। एक टर्म उस वक्त बोली जाती थी डिसलेक्सिया के लिए, वो टर्म यूज की जाती थी जो गलत थी, दैट वाज वर्ड ब्लाइंडनेस। वर्ड ब्लाइंडनेस टर्म किसने दी थी? गिलिगन की टर्म है भाई, ठीक है? तो उसने ही उसका मतलब जेनेसिस था। वर्ड ब्लाइंडनेस में क्या होता है? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वर्ड ब्लाइंडनेस का मतलब है कि मैं देख नहीं सकता, ये सेंसरी लेवल है। लेकिन स्ट्रेफोसिम्बोलिया है जिसका लेवल न्यूरॉन से है, यानी मैं समझ नहीं पा रहा, मेरी समझ नहीं बन पा रही। तो ये बच्चा देख नहीं पा रहा, यानी सेंसरी लेवल फॉल्ट है ऐसा नहीं है, बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल फॉल्ट है। इसलिए दोनों में डिफरेंस है। तो जो उस वक्त जो टर्म यूज की जा रही थी वर्ड ब्लाइंडनेस, उसकी जगह पे इन्होंने जो टर्म दी वो थी स्ट्रेफोसिम्बोलिया, ट्विस्टेड और रिवर्स वर्ड्स के लिए, व्हिच डीम्ड इनअप्रोप्रिएट बिकॉज़ द प्रॉब्लम वाज नॉट दैट पर्सन विद स्ट्रेफोसिम्बोलिया कुड नॉट सी द वर्ड, बट दैट दे हैड ट्रबल अंडरस्टैंडिंग दैट। वो यही कह रहा है कि ये नहीं है, वो ये कह रहा है कि ये नहीं है, इसे वर्ड ब्लाइंडनेस नहीं कहना चाहिए। वर्ड ब्लाइंडनेस क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि वर्ड ब्लाइंडनेस जो है वो बेसिकली इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि पर्सन विद स्ट्रेफोसिम्बोलिया कुड नॉट सी द वर्ड ऐसा नहीं है। तेरा ट्विस्ट कर दे रहा है, वो तो उसके दिमाग में हो रही है ना प्रक्रिया, तो आंखों पे तो हो नहीं रही, तो आंखों पे नहीं हो रही, तो वर्ड ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? स्ट्रेफोसिम्बोलिया होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हो रही है, एंड दैट्स हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ड ब्लाइंडनेस। जी बिल्कुल। एंड नाउ वी विल मूव टू, पहले मैं आपको करवाऊंगा डिसलेक्सिया, मैंने 2 प्रकार बताए। पहले मैं बताऊंगा आपको डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया क्या होता है, और उसके बाद मैं करवाऊंगा आपको कि अक्वायर्ड क्या होता है। लेकिन डेवलपमेंटल जब करवाऊंगा तो उसके रूप बताऊंगा उसमें, ठीक है? और फिर जब अक्वायर्ड बताऊंगा तो अक्वायर्ड भी 2 प्रकार का होता है। अक्वायर्ड जो होता है जिसे अलेक्सिया कहते हैं, वो उसके अलेक्सिया के रूप में भी प्रकार होते हैं 3, और फिर उसके अलावा जब आप उसके अंदर जाएंगे तो उसके भी 2 रूप होते हैं, और उन 2 रूपों के अलग-अलग लेवल हैं, जैसे डीप डिसलेक्सिया, सरफेस डिसलेक्सिया, सेंटर डिसलेक्सिया, अलेक्सिया है। तो इस पे काफी बड़ा गहन अध्ययन चलेगा ऑन सैटरडे 2:30, ठीक है जी? वर्ड ब्लाइंडनेस पुरानी टर्म थी जो कि यूज की जाती थी डिसलेक्सिया के लिए, अब नहीं यूज की जाती है 1925 के बाद। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ, वो सैटरडे को ऐसे टेस्ट चलेगी।